ये 10th का फिजिक्स है जिसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। अवतल दर्पण में सिद्ध करना होता है r बराबर 2f या इसी का जो है दूसरा रूप होता है f बराबर r/2। ये 5 मार्क्स में आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 10th क्लास में। इसको सिद्ध करने के लिए देखते हैं कैसे सिद्ध होता है। ये देखिए हम पहले से ही लिख दिए हैं। ये लिखने का तरीका इस वजह से हम लिखे हैं ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं हो और वीडियो का जो लेंथ हो वो ज़्यादा नहीं हो। इसको शॉर्ट करने के लिए हम पहले ही लिख दिए। इसको हम समझाते हैं, आप पहले समझिए। देखिए इसमें से हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है जिस अवतल दर्पण हम दिखाते हैं। अब चूंकि अवतल दर्पण में से दिखा रहे हैं तो अवतल दर्पण दिखा रहे हैं। अवतल दर्पण मान लेते हैं कि यम और यम डैश नाम से इसको दिखाते हैं। मिरर का पहला लेटर यम होता है इसलिए मिरर को हम लोग यम से दिखाते हैं। इसको जो डिनोट करना होता है यम और यम डैश से डिनोट कर रहे हैं। इसका जो मध्य बिंदु होता है इसको हम ध्रुव बोलते हैं या इसको पी, जिसको शॉर्टकट में पोल बोलते हैं। पोल का पहला लेटर पी से दिखाते हैं। दर्पण जो है जिस गोलीय शीशे का भाग होगा उसके मध्य बिंदु को हम लोग, उसके जो केंद्रक होगा, उसका जो सेंटर होता है उसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब इसको जो होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो एक रेखा होती है जिसे हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं, जिसको हम लोग यक्स और यक्स डैश से डिनोट करते हैं। अब मान लेते हैं ऐसा क्या कि कोई जो होता है प्रकाश की किरण क्या हो रही है, बिंदु ए से स्रोत से आ रही है और दर्पण बिंदु बी पर क्या हुई, दर्पण के बिंदु बी पर टकराई और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे काटती है वही उसका कहलाती है फोकस। जहाँ पे प्रधान अक्ष को काटती है वो उसका कहलाती है फोकस। वही बात हम लिखे हैं कि माना कि एक अवतल दर्पण है जिसमें यम और यम डैश है, दर्पण को दिखाते हैं हम लोग, जिसका मध्य बिंदु क्या है, पी ध्रुव तथा वक्रता केंद्र सी है। और बोल रहा है क्या, और यहाँ से ये कर रहे हैं क्या, देखिए यहाँ से वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वो प्रधान अक्ष यक्स और यक्स डैश है। बिंदु ए से कोई प्रकाश की किरण आ रही है जो दर्पण पर क्या हो रही है, जो दर्पण पर बिंदु बी पर क्या हो रही है, परावर्तन हो रही है। परावर्तन के बाद जो होता है प्रधान अक्ष को क्या कर रही है, यफ पर क्या कर रही है, काट रही है, फोकस पे काट रही है। वही बात हम लिखे हैं। अब यहाँ से इसको सिद्ध करने के लिए एक रचना करते हैं। रचना जो करेंगे वो रचना हम लिखेंगे। हम पहले से रचना लिख करके रखे हैं, इसको लिखना है। क्या रचना करेंगे, तो बिंदु बी को सी से हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। बिंदु बी को सी से मिला रहे हैं, बिंदु बी को सी से मिला दिए। वही बात लिख देंगे क्या कि बिंदु बी को सी से मिलाया गया। जो करेंगे वो लिख देंगे। बिंदु बी को सी से क्या किया गया, मिला गया, वो हम लिख दिए। अब यहाँ से सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या, देखिए आपतित किरण जो दर्पण पर आकर पड़ने वाली जो किरण होती है उसी को आपतित किरण बोलते हैं। दर्पण पर परावर्तन के बाद जो लौटती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। और अगर ये अभिलंब का काम कर रही है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, जिसे हम लोग दिखाते हैं क्या चीज़ से, आई से। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसको दिखाते हैं हम लोग क्या चीज़ से, आर से। अब यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या हम तो पहले जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। कहाँ से जानते हैं, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के दूसरे नियम से। तो वही बात स्टार्टिंग हम वहीं से करते हैं। क्या कि जो एंगल ए बी सी ये वाला जो कोण है और एंगल सी बी एफ एंगल ये वाला, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। कैसे बराबर होंगे, परावर्तन के नियम से। स्टार्टिंग करते हैं क्या, एंगल ए बी सी ये बराबर होंगे किसका, एंगल सी बी एफ इसके बराबर हो जाएगा। एंगल सी बी एफ कैसे बराबर हो जाएंगे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। वो लिख लेंगे परावर्तन के नियम से। जो भी हम करें वो साइड में लिखते जाएंगे, अच्छा होता है, एग्जाम में नंबर नहीं कटते हैं इससे। दूसरा, अगर क्या होता है ये वाला कोण बराबर हो गया, अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप इसमें से है क्या, हम जानते हैं क्या कि अगर कोई दो लाइन अगर समानांतर हो, जान रहे हैं कि जो लाइन है बिल्कुल प्रधान अक्ष के बिल्कुल समानांतर आ रही है। अगर दो लाइन समानांतर होता है और अगर उसको कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो उसमें से ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कहलाते हैं एकांतर कोण, और आपस में एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी जितना आई ई होगा उतना ही आई ई भी होगा। ये एकांतर कोण से दोनों बराबर, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ये समानांतर किरण जो होती है आपस में उसका संबंध है। ये मैथ का सिलेबस है, उसमें से जो है हम आपको पढ़ाएंगे। आपके एक वीडियो रहेगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें सिर्फ इसी के बारे में पढ़ाया हुआ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है उसके बाद, तो यहाँ से कह सकते हैं क्या कि एंगल ए बी सी ये वाला एंगल
और बी सी एफ ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा बराबर। यहाँ से कह सकते हैं क्या क्या एंगल ए बी सी ये बराबर हो जाएगा किसका एंगल बी सी एफ का। एंगल बी सी एफ का कैसे बराबर हो जाएगा एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। और यहाँ से कह सकते हैं मान लेते हैं इसको समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से क्या कर सकते हैं लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी अपने आप क्या हो जाएगा बराबर। यानी समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्या कि एंगल सी बी एफ ये बराबर हो जाएगा किसका एंगल बी सी एफ का। एंगल बी सी एफ का ये कैसे बराबर हो जाएगा, ये कैसे बराबर हो जाएगा यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए बराबर। अगर किसी त्रिभुज में ऐसा हो कि दो एंगल आपस में क्या हो बराबर तो इसका मतलब क्या है कि इसलिए हम ये कह सकते हैं क्या कह सकते हैं समीकरण मान लेते हैं इसको क्या है 3। तो समीकरण 3 से क्या कह सकते हैं समीकरण 3 से हम कह सकते हैं क्या बोल रहा है ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है बराबर। अगर दो कोण बराबर है इसका मतलब जो त्रिभुज है त्रिभुज कौन बी सी एफ, जो त्रिभुज है बी सी एफ अगर किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो इसके सामने की जो भुजा होती है वो भी आपस में क्या होगी बराबर। इसके सामने की भुजा ये, इसके सामने की भुजा ये आपस में क्या हो जाएगी बराबर। कह सकते हैं कि जो त्रिभुज बी सी एफ है वो एक कैसा, अगर दो भुजा बराबर है तो वो त्रिभुज कैसा होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है बी सी एफ एक कैसा त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये आपस में क्या होगी बराबर। इसलिए हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो सी एफ होगा वो बी एफ के क्या होगा बराबर। इसलिए कह सकते हैं कि सी एफ बराबर हो जाएगा क्या बी एफ। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4। उसके बाद अब ऐसा मानते हैं क्या कि जो बिंदु बी है ना वो पी के काफ़ी ही नज़दीक है, जो बिंदु बी है वो पी के काफ़ी नज़दीक है। ऐसा मान के चलें कि नज़दीक ना होकर के बिल्कुल इसी पे हो तब क्या हो। अगर बिंदु बी पे नहीं हो करके बिंदु पी पर ही हो तो क्या होगा। अगर मान लेते हैं काफ़ी नज़दीक है तो हम कह सकते हैं कि जो बी एफ होगा और पी एफ आपस में क्या होगा बराबर। अगर ऐसा मानते हैं कि बिंदु इसी पे हो तो ये लाइन भी इस प्रकार से सीधा हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो बी है वो पी पर आ गया तो जो बी एफ है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लेते हैं क्या कि माना कि बिंदु बी वो पी के क्या है पी के काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक है। और अगर ऐसा मान लेते हैं कि बिंदु बी पी के काफ़ी नज़दीक है तब क्या होगा, तब कह सकते हैं कि जो सी एफ होगा जो बी एफ होगा वो पी एफ के बिल्कुल क्या होगा बराबर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बी एफ होगा वो बराबर हो जाएगा किसका पी एफ का। इसको मान लेते हैं समीकरण 5। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से जो है सिद्ध करना होता है तो हम लोग अब करेंगे क्या, तो अब जो है क्या करेंगे तो हम लोग पी सी को लिखेंगे। पी से लेकर सी तक की दूरी को लिखना चाहते हैं कि भाई पी से सी के बीच की दूरी को क्या लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि पी से लेकर सी तक को लिखना है, यहाँ से यहाँ तक को लिखना है तो क्या हम इसको दो टुकड़े में नहीं करके बांट कर लिख सकते हैं। इतना प्लस इतना करके लिख सकते हैं ना। इसको पी से लेकर सी तक के बीच की दूरी को क्या लिख सकते हैं पी एफ प्लस क्या लिख सकते हैं सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ लिख सकते हैं। तो पी सी को लिख सकते हैं क्या पी एफ प्लस लिख सकते हैं सी एफ। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से पी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो पी एफ को तो रहने देंगे, पी एफ को रहने देंगे। देखिए यहाँ से पी एफ जो है बी एफ जो है, देखिए इसमें भी बी एफ पी एफ के बराबर है और यहाँ पे बी एफ सी एफ के बराबर है। यानी यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ से क्या कह सकते हैं कि सी एफ जो है वो पी एफ के भी बराबर है, कह सकते हैं। यहाँ से सी एफ जो है वो पी एफ के क्या है बराबर, ऐसा कह सकते हैं। समीकरण 4 और 5 से कह सकते हैं। यानी कि जहाँ पे जो है सी एफ है वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या चीज़ का पी एफ का, वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या चीज़ का बी एफ का, वहाँ पे क्या कर सकते हैं पी एफ का कह सकते हैं ना, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। यहाँ से अगर इसका देखिए बी एफ बराबर है पी एफ का और यहाँ पे फिर ये बी एफ बराबर है सी एफ का, तो अगर ऐसा है कि बी एफ इसका भी बराबर है बी एफ इसका भी बराबर, तो ये भी कह सकते हैं कि ये वाला इसका बराबर है। यानी सी एफ लिखें या पी एफ लिखें, दोनों तो एक ही बात है ना। तो क्या हम सी एफ के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं पी एफ का, तो पी एफ तो पहले से ही पी एफ है प्लस
सी एफ के जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, पी एफ का। और ऐसा कैसे क्यों किए, समीकरण 5 और 6 से, तो बगल में लिख देंगे क्या, इस समीकरण 5 तथा 4 से, 5 तथा 4 से। अब देखिए तो पी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी सी बराबर देखिए एक पी एफ मिलेगा तो कितना पी एफ हो जाएगा, 2 पी एफ, 2 पी एफ हो जाएगा। अब देखिए कि पी सी है क्या, पी सी क्या है, पी सी देखिए पी से लेकर के सी के बीच की दूरी, पी से लेकर सी तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग दिखाते हैं क्या, जिससे, बड़ी आर से। बराबर 2 है तो 2 रहने देंगे। पी एफ है क्या, पी और एफ के बीच की दूरी, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, यानी छोटी एफ बोलते हैं। तो पी एफ यानी रियल में है क्या, ये फोकस दूरी, यानी यहाँ से सिद्ध करना था तो आर बराबर 2 एफ, और यही सिद्ध करना था, वो हमारा सिद्ध हो गया आर बराबर 2 एफ। या इसी से आगे बढ़ते हैं और एक स्टेप, यहाँ पे सिद्ध करना था एफ बराबर आर बटा 2। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा क्या चीज़ में, डिवाइड में, यानी हो जाएगा क्या, यहाँ से कह सकते हैं एफ बराबर क्या, आर बटा 2। और ये भी सिद्ध कर सकते हैं, एक ही सिद्ध करता होता है, इसी को बोलते हैं क्या, प्रूव्ड हो गया।